Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. Students, इससे पहले हमने चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट क्लास 9 साइंस की चेक करें, आपको वो पार्ट्स मिल जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट नाम से आप समझो कि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, हिडन एनर्जी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं हिडन एनर्जी. ठीक है, अब हिडन एनर्जी हो कैसे है, देखो फॉर एग्जांपल आपको ये आइस क्यूब दिया हुआ है. ठीक है, ये आपका आइस क्यूब है. अब आइस क्यूब अगर आप जो है फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो आइस क्यूब जो फ्रिज से बाहर निकालते हो ना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो रहा है. ठीक है, अब ये मेल्ट होना शुरू हो रहा है, तो अगर यहाँ पर हम इसका देखेंगे कि जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मतलब सॉलिड होती है. लेकिन जब ये मेल्ट हो रहा है तो इट मीन्स इसको कहीं ना कहीं से हीट मिल रही है ना, जिसकी वजह से ये मेल्ट हो रहा है. इसको कोई ना कोई एनर्जी मिल रही है जिसकी वजह से ये मेल्ट हो रहा है. लेकिन अगर इसका टेम्परेचर हम देखेंगे तो वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस. तो वो जो एनर्जी इसको मिल रही है, हिडन एनर्जी मिल रही है, जिसके कारण ये मेल्ट हो रहा है, इसकी स्टेट तो धीरे धीरे चेंज हो रही है, लेकिन वो क्या है, उसका जो सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट. ठीक है, लेटेंट हीट समझ आ गया, मतलब छुपा हुई जो एनर्जी है, जो छुपी हुई एनर्जी है. अब यहाँ से ये मेल्ट तो हो रही है, कोई ना कोई एनर्जी इसको मिल रही है. रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर ना लगभग होता है आपका 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नॉर्मल अगर हम एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर ले 22 डिग्री सेल्सियस, तो वो इसको क्या कर रहा है, इसको मेल्ट कर रहा है, बट इसके जो है टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. तो इसे बोलते हैं हिडन एनर्जी, इट मीन्स लेटेंट हीट. ठीक है, अब ये जो लेटेंट हीट है ये 2 टाइप के, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सेम जो हमने अभी यहाँ किया, ये हमारा जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है. इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन से आपको प्रॉपर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो लेटेंट हीट ऑफ अगर हम फ्यूजन बोले तो इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. ठीक है, तो चलो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि आप यहाँ से अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप बना सकते हो. तो इस तरीके से हो गई डेफिनेशन हमारी, द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा, यहाँ पर हमारा जो ये था आइस, ये सॉलिड था और ये किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ के इसके टेम्परेचर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. ठीक है, तो जो इसकी छुपी हुई हीट मिल रही है, इसको छुपी हुई एनर्जी मिल रही है, उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं. लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, ये आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से. अगला हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सेम यही चीज है, बस यहाँ पे वेपर बन रहा है ना, इट मीन्स कौन सी फॉर्म में कौन सी फॉर्म चेंज हो रही है, लिक्विड टू गैस. तो सेम यही चीज लिखना है हमने, द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द चेंज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिक्विड इनटू गैसेस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. तो आई होप ये समझ आ गया आपको. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन. इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, लिक्विड टू गैस. ठीक है, तो कैसे आप, जैसे कि एक लिक्विड फॉर एग्जांपल, एक हमने यहाँ पर कप में जो है लिक्विड ले लिया. ठीक है, यहाँ पे मीन्स वाटर ले लिया. ठीक है, अब ये वाटर जो है आपका, ये गैस में चेंज होना है. तो इसको गैस में चेंज होने के लिए जो लेटेंट हीट होती है, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना शुरू होता है. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये बॉयल होगा, ठीक है, तो बॉयल होने के लिए इसमें क्या होती है, बॉयल होने पर इसका जो है सेल्सियस, जो वेपर तो बनना शुरू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है रिमेन, मतलब सेम ही रहेगा जैसे कि पहले लिक्विड का था. तो इसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन. तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें आपका सेम वही चीज़ हो रही है कि जब ये लिक्विड होता है ना, और जब इसको टेम्परेचर मिलना शुरू होता है और ये गैस बनने शुरू हो जाता है, तो जब बॉईल होना शुरू हो तब भी इसकी 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब ये वेपर की फॉर्म में आना शुरू हो रहा है, गैस
है तो भी इसमें क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। ये दोनों टेम्परेचर की यूनिट होती है, केल्विन और सेल्सियस, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो आपने ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, आपने याद रखना है K = 273 + C, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको इस चैप्टर से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये है कि केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना और दूसरा सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना। तो चलिए हम 2 क्वेश्चंस को करके देखते हैं। एक हम देख लेते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 573 केल्विन को हमने किस में चेंज करना है, सेल्सियस में, ठीक है। अब आपने इसी फॉर्मूले में इसको पुट करना है, ठीक है। केल्विन की वैल्यू हमें दी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 573, ठीक है, = 273 और प्लस C। अब C यहीं रहेगा और ये डिजिट आपकी यहाँ आ जाएगी, तो 573 - 273 = क्या आ गया, C, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 573 में से अगर 273 को माइनस कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 300। क्या निकाला हमने, सेल्सियस, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अभी तो हमने केल्विन को क्या किया, सेल्सियस में चेंज किया था। अब आपको अगर सेल्सियस दे दिया उसको केल्विन में चेंज, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस को हमने किस में चेंज करना है, केल्विन में। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है K = 273 + C, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, K = 273। अब C की वैल्यू आपके पास है ना, कितना है, 27। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 27, और इसको क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना और ऐड करके इसका आंसर लिख देना है। तो इसका आंसर आ गया आपका, देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, और 7 2 और 1 10 और 1 3, तो कितना आ गया इसका आपका 300। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 300 केल्विन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर आता है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये याद रखना है K 273 + C, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस करना हमने वेपोराइजेशन में और इवेपोरेशन में, कि वेपोराइजेशन क्या है और इवेपोरेशन क्या होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, आपको ये याद रखना है, वेपोराइजेशन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है, और इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम। कोई भी ऑब्जेक्ट के अगर हम वेपोराइजेशन समझते हैं, इट मीन्स वो बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और इवेपोरेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट से उसका टेम्परेचर कम, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस आपका हो गया है कि कोई भी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है गैस में इनटू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उसे क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम, इसका फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है, वेपोराइजेशन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड कन्वर्ट टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम अगर होता है और वो वेपर बनना शुरू हो जाता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड पॉइंट करते हैं, इसका सेकंड डिफरेंस है इसका, ये क्या होता है, बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना क्या होता है, बल्क फिनोमिनॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई पॉट है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। अब इसको अगर हमने हीट करना शुरू किया, हीट करेंगे ना, ये कहीं से भी कोई भी पार्टिकल क्या होता है, गर्म होना शुरू, और कहीं से भी ये क्या होता है, गैस जो है इसकी वेपर जो है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बल्क फिनोमिना, मीन्स कहीं से भी, ठीक है। और सेकेंड इसका क्या होता है, इसका होता है कि सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिनॉन, ठीक है। सरफेस फिनोमिनॉन कैसे हो गया, फॉर एग्जांपल ये प्लेट में या किसी भी पॉट में आपके पास ये वाटर है, ठीक है। जब आपने इसको हीट किया ना, तो इसको हीट किया तो ये क्या होगा, ऊपर से ही जो ऊपर का ये सरफेस है ना, यहीं से
जो है आगे बढ़ना शुरू होगा, यहीं से वेपर बनना इसके शुरू होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन में सरफेस फिनोमिनन में होता है, और ये क्या होता है, बल्क मीन्स ये कहीं से भी इसका शुरू हो जाता है। ठीक है, ये नीचे से भी निकलना शुरू हो जाता है, ऊपर से भी। ठीक है, तो वो क्या होता है, बल्क फिनोमिना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर मोर हीट रिक्वायर्ड होती है, इसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट और टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो हम इसका लिखेंगे मोर हीट एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या होती है, कम होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेस हीट एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, इसमें होता है, ये क्या होती है, फास्ट रैपिड प्रोसेस है। कैसे, क्योंकि अब जब इसको हीट कर रहे हैं हम, तो ये कहीं से भी गर्म होना शुरू हो जाती है, कहीं से भी ये फटाफट बॉईल होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये कैसी होती है, बहुत जल्दी हीट हो जाती है, इसलिए ये फास्ट है, रैपिड है, और ये क्या है, स्लो है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये है हमारा, इट इज फास्ट, या फिर हम इसको लिख देंगे रैपिड, मतलब एक ही प्रोसेस। और ये क्या है हमारा, इट इज ए स्लो प्रोसेस। कैसे स्लो है, अब देखो, जब इवेपोरेशन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ ऊपर के सरफेस से हो रहा है ना, नीचे तो नहीं हो रहा है, तो इसको इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ रख दी है और उसको सनलाइट में रख दिया, ठीक है, सनलाइट में रख दिया, और ये वाटर है, तो वो इवेपोरेट हो रहा है, तो बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर उसको आपने हीट कर दिया और वो फटाफट जो है वेपोराइज होना शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस जो है वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। ऐसी प्रोसेस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। जस्ट अभी हमने डिफरेंस में ये चीज़ समझ ली थी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होती है गैस में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, तो आपने ध्यान से समझना है इसको। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्टेड करते हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक जो है ले लिया, यहाँ पर इस तरीके से एक पॉट ये ले लिया, दूसरा पॉट मैंने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसमें हॉट वाटर भर दिया, यहाँ पर भी मैंने हॉट वाटर फिल कर दिया, तो अब आप देखो कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लेट, आप क्या करते हो, कोई चीज़ जल्दी से पीनी होती है, चाय को या मिल्क को, दूध को, तो आप क्या करते हो, एक प्लेट में डालना पसंद करते हो ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मीन्स जितना सरफेस एरिया, क्योंकि इवेपोरेशन हमने पढ़ा है वो सरफेस एरिया से होता है, तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है ना, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपोरेशन होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो क्या होगा, इंक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो इसका इवेपोरेशन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो इवेपोरेशन इंक्रीज। ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कैसे, अगर आपने कपड़े फैलाए हुए हैं सनलाइट में, ठीक है, और वही कपड़े आपने जो है फैलाए हुए हैं रेन में, बारिश में, या फिर वैसे ही मॉइस्चर हो, मतलब क्लाउडी हो, ठीक है, क्लाउडी हो, तो उस टाइम में जो आपका ये क्लॉथ है वो कौन सा जल्दी सूखेगा, ये सूखेगा ना। ठीक है, इट मीन्स जहाँ से उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है वो जल्दी सूख रहा है, मतलब इवेपोरेशन कब ज़्यादा हो रही है, जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी हम ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसमें इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
इवेपोरेशन, इंक्रीज। ठीक है, अब चलिए विंड स्पीड की बात कर लेते हैं। आपने कपड़े जो है फैलाए हैं, ठीक है, आपने कपड़े फैलाए हुए हैं कहाँ पर, जहाँ पर विंड स्पीड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लो ये कपड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे हवा तेजी से चल रही है, और एक जगह आपने कपड़े फैलाए हैं जहाँ पर हवा नहीं चल रही है, जहाँ पर हवा नहीं चल रही है, तो कौन सा जल्दी सूखेगा? जहाँ पर हवा तेज चल रही है वो सूखेगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लिखते हैं क्या, इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी विंड स्पीड जो होगी इंक्रीज होगी, उतना ही क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अगर एटमॉस्फेयर में देखो मॉइस्चर होता है तो उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो अब जैसे एटमॉस्फेयर में देखो मॉइस्चर है, ठीक है, और किसी चीज़ को यहाँ सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया पे यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी यहाँ पर जो है मॉइस्चर है, तो क्या ये पानी जल्दी सूखेगा? या फिर एक ड्राई डे हो जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होता, आप देखते हो ना कई बार ड्राई सा होता है, मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, तो अगर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी हैं तो इसको कितना ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो अगर ये ड्राई है और यहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है या कम है, तो ये जो सरफेस एरिया पे जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। तो आप समझ गए ना, ह्यूमिडिटी मीन्स एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का होना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले हम इसको लिख देते हैं अमाउंट ऑफ वाटर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, एयर में जो है वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब इसमें क्या होगा, अपोजिट हो रहा है सबका। कैसे अपोजिट हो रहा है, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो अब बताओ आप, दूसरा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे जो चैप्टर में दिया हुआ है कि इवेपोरेशन से रिलेटेड, जैसे कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे महसूस होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो बच्चे ये टॉपिक है हमारा कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से ठंडक कैसे महसूस होती है। तो देखो कैसे ठंडक महसूस होती है, अगर यहाँ पर देखो ये जो होती है ना, ये पॉट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी चीज़ रखी हुई है, इसमें लिक्विड कोई भी पड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो क्या है, एटमॉस्फेयर में आपके जो है हीट है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट। ठीक है, ये हीट। तो अब क्या जो इसके अंदर का मटेरियल है, ठीक है, जो भी इसके अंदर है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर के हीट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सारी हीट कहाँ आ गई, इसके अंदर आ गई। जब सारे अंदर आ जाएगी तो इसके आसपास कैसा फील होना शुरू हो जाएगा, कूल, ठंडा फील होना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर में, तो उसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स को क्यों पहनना चाहिए, गर्मियों में आप प्रेफर करते हो ना कॉटन क्लॉथ्स को, क्यों? देखो फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और ये हमने कॉटन क्लॉथ्स पहना है, और यहाँ पर क्या है, एयर है। तो अब जब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में हो रही है इवेपोरेशन। ठीक है, कैसे, हमें गर्मी में पसीना हो रहा है, पसीने को क्या कर रहा है, ये जो कॉटन का हमारा क्लॉथ है ये क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये स्वेट को एब्जॉर्ब करता है ना, तो ये बाहर जो एयर है ये गर्म है,
क्योंकि समर का मौसम है, तो ये गर्म एयर जो है इसके पास जाती है और इसके पास जो हमारा स्वेट होता है उसको क्या करने लग जाती है, वो इवेपोरेट करने लग जाती है। तो जब वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है तो बॉडी को कैसा महसूस होता है, कूल महसूस होता है। ठीक है, तो समझ आया आपको ये किस तरीके से। तो देखो, कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर, हमें पता है कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है ऑफ वाटर, हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग द स्वेट, जो कि स्वेट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एंड एक्सपोजिंग इट्स टू द एटमोसफेयर फॉर ईजी इवेपोरेशन, और वो एटमॉस्फेयर में उसको इजी इवेपोरेशन करने में हेल्प करता है। तो आपको समझ आया ना कैसे बॉडी में हमारे जब पसीना निकला, स्वेट निकला, वो कॉटन ने क्या कर लिया, गुड एब्जॉर्बर है इसलिए एब्जॉर्ब कर लिया। अब एटमॉस्फेयर की हीट इस पे आई, अब हीट इस पे आई तो वो हीट क्या कर रही है, उसको इवेपोरेट कर रही है। और हमने यहाँ देखा है कि कोई भी चीज़ अगर इवेपोरेट हो रही है और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो आसपास कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है आपका, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपने देखा होगा ना कई बार गर्मियों में जब आप ग्लास को जो है फ्रिज से बाहर निकालते हो, ठीक है, इस तरीके से अगर ग्लास को आपने फ्रिज से बाहर निकाला तो देखते हो कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद ना ऐसे सरफेस पे जो है पानी की बूंदें आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर तो कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड वाटर है। अब जब आपने बाहर रखा तो बाहर की हीट इसके पास आनी शुरू हो गई, ठीक है। अब बाहर की हीट जब इसके सरफेस से टकराई, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वाटर था वो क्या हो गया, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो कूल होके यहाँ पर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, और ड्रॉपलेट्स बनने के साथ क्या होता है, इसके चारों तरफ पानी की बूंदें लटक जाती हैं। तो हम क्या देखेंगे, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑन कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास, किसके संपर्क में आते हैं, कोल्ड ग्लास के संपर्क में आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हीट थी हमने हीट है उसके साथ क्या होती है, उसके साथ वाटर वेपर भी कुछ होते हैं ना, ठीक है, वो वाटर वेपर हीट के साथ क्या है, कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉस एनर्जी एंड गेट कन्वर्ट टू द लिक्विड स्टेट। अब वो जो एनर्जी होती है उसके अंदर उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लिक्विड में, विच वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखाई देती है। तो समझ आ गया आपको कि किस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आउटर सरफेस पे ग्लास कंटेनर पे हमें पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा बच्चे यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है तो बताना, मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगी। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि 9th की साइंस हम पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। 9th की हम हिंदी भी कंप्लीट करेंगे, SST भी कंप्लीट करेंगे, और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी मैथ्स कंप्लीट करने की, तो आई विल ट्राई, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय।